कौमी असम्बली में नून लीग की 3 नशिस्तों का इजाफा कर दी। NA 154 लोधरा के अब्दुर्रहमान काजू की रुकनियत भी बहाल कर दी है। मजीद हमें अपडेट करेंगे ईमान गशकोरी जी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से, अदालत ने क्या फैसला सुना है? जी, सुप्रीम कोर्ट में NA 154 लोधरा, NA 81 और NA 79 में दोबारा गिनती से मुतालिक जो अपीलें हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे तीनों, जिनमें अब्दुर्रहमान कांजू, अजहर क़य्यूम, जबकि इसके अलावा जुल्फ़िकार अहमद शामिल थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था और ये इस्तदा की गई थी कि लाहौर हाई कोर्ट ने उनको जो है डी-सीट करने का जो फैसला दिया है वो कलअदम करार दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है जिसमें मुस्लिम लीग नून के हक में ये फैसला आया है। मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली में 3 सीटें जो है वो बहाल की गई हैं, जबकि ननकाना में हल्का PP 133 में जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे राना मोहम्मद अरशद, उनको भी बहाल किया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने आज मुस्लिम लीग नून को कौमी असम्बली से 3 और एक सूबाई असम्बली से सीट जो है वो मिल गई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जबकि फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का वो 2-1 की अक्सरियत से सुनाया गया है। जस्टिस अकील अब्बासी ने इस फैसले से इख्तिलाफ किया है, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी साजिद और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने यह अक्सरियती फैसला जारी किया है। जस्टिस अकील अब्बासी ने अपना इख्तिलाफी नोट भी जारी किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जो अक्सरियती फैसला जारी किया है उसमें कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ को नज़रअंदाज किया और इलेक्शन एक्ट में की जो सेक्शन है 95(5) उसको नज़रअंदाज किया गया। उसके मुताबिक रिटर्निंग अफसर दोबारा गिनती करवा सकता है और कानून में दिया गया जो मार्जिन है अगर उतना फर्क वोटों में हो तो उसके मुताबिक दोबारा गिनती की जा सकती है। जी, हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर मौजूद थे, आपको अपडेट कर रहे हैं। कौमी असम्बली में नून लीग की 3 नशिस्तों का इजाफा, सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के 3 अरकान की रुकनियत बहाल कर दी है। NA 154 लोधरा के अब्दुर्रहमान कांजू की रुकनियत भी बहाल कर दी है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब से। जी सर, बताइएगा कौमी असम्बली में नून लीग की 3 नशिस्तों का जो इजाफा कर दिया गया और उसमें अगर बात की जाए अब्दुर्रहमान कांजू की तो उनकी रुकनियत को भी बहाल कर दिया गया, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल, ये बड़ा अहम फैसला है और इसमें मुस्लिम लीग नून को इजाफी 3 नशिस्तें मिली हैं और नंबर्स चेंज होंगे, लेकिन सिर्फ कौमी सतह पर ही इसके असरात नहीं बल्कि मकामी सियासत पर भी बड़े असरात मुरतब होंगे। अब्दुर्रहमान कांजू यहाँ इस जो मुस्लिम लीग नून की जनूबी पंजाब की क़यादत है उसको लीड करते हैं और अगर लीडर हार जाता है तो पूरी पार्टी पर उसके असरात मुरतब होते हैं। जब ये जनरल इलेक्शन हुए तो इसमें ये नशिस्त राना फराज नून के हिस्से में आई थी, उन्होंने जीती थी और डिक्लेयर ये हुआ था कि अब्दुर्रहमान कांजू हार गए। उन्होंने इस हवाले से रजू किया इलेक्शन कमीशन से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से हिदायत हुई दोबारा गिनती की। जब इस हल्के में दोबारा गिनती हुई तो उसमें अब्दुर्रहमान कांजू जीत गए और राना फराज नून जो है वो हार गए। 1,20,000 वोट जो है राना फराज नून के निकले और 1,27,000 वोट जो है इसके लगभग अब्दुर्रहमान कांजू के निकले। इस फैसले के, इलेक्शन कमीशन के इस फैसले और इस गिनती के खिलाफ राना फराज नून जो इनके मद्दे मुकाबिल थे उन्होंने हाई कोर्ट से रजू किया और हाई कोर्ट में इस गिनती को रुकवाने की दरख्वास्त की और इसके नताइज तस्लीम न करने के लिए इस्तदा की। हाई कोर्ट ने इस फैसले में इलेक्शन कमीशन को रोक दिया था और इलेक्शन कमीशन जो इस गिनती के बाद नोटिफिकेशन जारी करना चाहता था उसे रोक दिया था। उसकी वजह से अब्दुर्रहमान कांजू जो है वो हारे हुए उम्मीदवार तस्वर किए जा रहे थे और राना फराज नून ना सिर्फ इसमें कामयाब हुए बल्कि इनका नोटिफिकेशन भी जारी करने की हिदायत की हाई कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने उनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया और वो कौमी असम्बली का हिस्सा थे। लेकिन अब अब्दुर्रहमान कांजू ने जिस तरह बाकी 2 अरकान हैं उनके साथ जो है अपनी एक पिटीशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया था। हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करते हुए जब ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आई तो इस पर 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बनाया। इस बेंच में जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनके साथ जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी मौजूद थे। आज ये फैसला आया है तो इसमें 2-1 के फैसले से जो हाई कोर्ट का फैसला था उसे कलअदम करार दे दिया गया है। इस तरह उसके कलअदम होने से, जो हाई कोर्ट के फैसले के कलअदम होने से इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो बहाल हो गया और इलेक्शन कमीशन की जो दोबारा गिनती के बाद जो फैसला था वो ये था कि यहाँ से अब्दुर्रहमान कांजू तकरीबन 7,000 वोटों से जीते हैं। तो ये मकामी सियासत पर भी बड़े असरात होंगे। ये लोधरा 1 हल्का है कौमी असम्बली का, यहाँ से
अब्दुर्रहमान कांजू के वालिद सदीक खान कांजू भी इलेक्शन लड़ते रहे और यहाँ पर नवाब हयातुल्लाह तरीन भी एक दफ़ा जीते। तो बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का है, लोधरा की सियासत पर इसके बड़े असरात होंगे। जी सर, ये भी बताइएगा, राना फराज नून की तरफ से कोई बयान सामने आया हो, उनका क्या कहना है इस हवाले से? अभी तक तो वो, क्योंकि ये दोनों तरफ से एक अदालती लड़ाई हो रही थी और ये क्योंकि आप देखेंगे फुल बेंच का फैसला है, 3 रुकनी जो है जस्टिस साहबान मौजूद थे, तो ये फैसला जो है इसको अब मजीद वो नजरसानी के लिए जा सकते हैं। तो ये इनकी अपील के हवाले से फैसला हुआ है, बड़े बेंच ने फैसला किया, तो इसलिए राना फराज नून जो है मुश्किल हालात का शिकार हैं और उनके लिए अब मजीद जो है अदालत से तगोदो करना और अदालत में मजीद जो है रिव्यू के लिए जाना ज़रा शायद मुश्किल हो जाएगा। तो अब ऐसे लगता है कि अब्दुर्रहमान कांजू को जो है वो ये सीट मिल गई है और राना फराज नून जो है वो इस नशिस्त से हाथ धो बैठे हैं, क्योंकि ये मामला इलेक्शन कमीशन तक भी पहुंचा, हाई कोर्ट तक भी पहुंचा और फिर सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच में भी इसकी समाअत हुई। तो इसलिए ये फैसला जो है अब ऐसा लगता है कि अब्दुर्रहमान कांजू के हक में शायद हतमी हो जाए और अब अब्दुर्रहमान कांजू उनको डीनोटिफाई कर दिया जाएगा। अब्दुर्रहमान कांजू जो है वो उनकी नोटिफिकेशन जारी करने के बाद वो कौमी असम्बली में जाके अपना हल्फ उठाएंगे। तो इस सारी सूरत हाल में जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि लोधरा की सियासत में भी बड़ा भूचाल आएगा और वहाँ पर बड़ी हलचल है, क्योंकि अब्दुर्रहमान कांजू जो है इस पूरे जनूब पंजाब की जो पार्टी तंजीम है उसको लीड कर रहे थे और लेके चल रहे थे और बहुत सारी टिकटें भी उनकी मंशा के मुताबिक दी गई और यहाँ पर उनकी राय शामिल की जा रही थी अहम फैसलों में। उनका अपना हार जाना अपने आबाई हल्के से, तो ये बड़ा एक अलार्मिंग सा था मुस्लिम लीग नून के लिए और इस पर बड़ी लेदे भी हो रही थी। तो अब अब्दुर्रहमान कांजू ने ये जंग जो है सुप्रीम कोर्ट के जरिए, अदालत के जरिए जीत ली है और अभी जो है वो कौमी असम्बली का हिस्सा होंगे और राना फराज नून को अपनी नशिस्त से हाथ धोना पड़ेगा। ये ना सिर्फ पिछले काफ़ी अरसे से जब से जनरल इलेक्शन हुए, दोनों उम्मीदवार शटलकॉक बने हुए थे अदालतों में और इलेक्शन कमीशन की तरफ जा रहे थे और ज़्यादातर बयानबाजी से गुरेज करते थे, बयानात भी नहीं देते थे और कहते थे कि ये हमारी अदालती जंग हो रही है, वहाँ जो फैसला होगा वो होगा। अब अदालती फैसला हो गया, अवाम भी साथ साथ शटलकॉक बने हुए थे, उन्हें भी जो है वो एक दर पर जाना पड़ता था, फिर दूसरे दर पर उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि उनका रुकन कौमी असम्बली कौन है। अब ये वाज़ेह हो गया है। जी, एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सर, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। अब बात करेंगे जराइम के हवाले से। सानिया ज़हरा ने खुदकुशी नहीं की, कत्ल किया गया। सानिया ज़हरा केस में अहम पेशरफ, फ्रांसिक एजेंसी ने तमाम टेस्ट की रिपोर्ट जमा करा दी। फ्रांसिक रिपोर्ट में खुदकुशी के कोई शवाहिद नहीं मिले। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। सानिया ज़हरा ने खुदकुशी नहीं की, कत्ल किया गया। सानिया ज़हरा केस में अहम पेशरफ, फ्रांसिक एजेंसी ने तमाम टेस्ट की रिपोर्ट जमा करा दी। फ्रांसिक रिपोर्ट में खुदकुशी के कोई शवाहिद सामने नहीं आए। इसी हवाले से मजीद हमें तफसीलात से आगाह करेंगे महर इमरान। जी महर इमरान, बताएगा क्या तफसीलात हैं? कहा जा रहा है कि सानिया ज़हरा ने खुदकुशी नहीं की, कत्ल किया गया है, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, इस हवाले से बताते चलें कि सानिया ज़हरा का फंदा लगी लाश घर से मिली थी और उस हवाले से उसके शौहर अली रजा को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाकी रिश्ते ससुराली रिश्तेदार की जमानतें चल रही हैं। लेकिन इसके साथ ही डीएनए की जो रिपोर्ट सामने आ चुकी है, उस रिपोर्ट के मुताबिक जो मुख्तलिफ जो टेस्ट हैं उसमें खुदकुशी की बजाय कत्ल जो है उसके वो शवाहिद मिले हैं। गर्दन और कंधे पर जो जख्म के निशान है, जो दुपट्टे से वो लटकी हुई थी, उसके निशान नहीं है। जबकि ये भी बताया जा रहा है कि सानिया के नाखून से मिलने वाले जो सैंपल हैं उनका डीएनए भी उसके शौहर अली रजा से मैच कर गया, जो इस वक्त आ रहा है पुलिस थाना में मुल्तान की हिरासत में। डीएनए में ये भी बात सामने आई है कि जो दुपट्टा उसके गले में था वो उसकी मौत की वजह नहीं बना, जबकि सानी के शौहर और उसके साथ का डीएनए भी मैच जो है वो कर लिए गए। इसके साथ जो पॉलीग्राफिक टेस्ट किए गए थे उनमें भी जो कत्ल के शवाहिद हैं वो सामने आए हैं। ये तमाम जो चीजें हैं वो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की जांच से जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये चीजें सामने आई। तमाम इन चीजों को अभी अदालत में जो पेश किया जाना बाकी है। दूसरी जानिब जो मुलजिम उसके शौहर हैं अली रजा, वो इस वक्त 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर आज पुलिस थाना मुल्क के हवाले किया गया। उनको उनसे मोबाइल फोन बरामद किया गया। जी महर इमरान, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सानिया ज़हरा के गले और पंखे पर फंदा था तो मारकर लटकाया गया। चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज की गुफ्तगू, कहा कि लड़की की कब्रकुशाई की फ्रांसिक रिपोर्ट आ गई है, कत्ल करके सानिया ज़हरा को लटकाया गया। इसी हवाले से मजीद उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं।
9 जुलाई को मैंने एज द चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी ज्वाइन किया और जिस दिन मैंने किया उसी दिन ये पहले दिन सानिया ज़ारा का केस रिपोर्ट हुआ। मैडम सीएम ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी कि बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। सबसे पहले मैं मुल्तान खुद गई, मैं वहाँ सीपीओ ऑफिस गई। जब मैंने वो इमेजेस देखे तो इमेजेस देखते ही वो बच्ची की बॉडी जैसे लटकी हुई थी, स्टूल इंटैक्ट था, ऊपर दुपट्टे पे 2 नॉट्स थी, एक गले पे नॉट थी और एक पंखे के ऊपर नॉट थी। तो वो देखते साथ मुझे पता चल गया कि ये बच्ची को मार के लटकाया गया है। उसके बाद मैं फैमिली को मिली। जब मैं फैमिली को मिली तो फैमिली का यही ख्याल था, वो रो रो के मुझे ये कह रहे थे कि हमारी बच्ची को इंसाफ दें, इसको इसके ससुराल ने और मियाँ ने मार के लटकाया है। फिर हमने फैमिली से परमिशन ली और हमने उस बच्ची की कब्र कुशाई की और लाहौर फोरेंसिक को हमने उधर बुलाया ताकि वो एविडेंस लें। जब लाहौर फोरेंसिक की रिपोर्ट आई तो जहां नॉट्स थी उस दुपट्टे की, जो गले पे नॉट थी उस पे भी उस बंदे का और उसकी सास का डीएनए आ गया और जो दुपट्टा की नॉट पंखे के ऊपर थी उस पे भी आ गया। इसी तरह लाहौर फोरेंसिक ने जो बच्ची के नाखून थे, जब उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की तो उस अली रजा की और उसकी मां के डीएनए आ गए। इसी तरह जो लिगेचर मार्क था जो गले पे, वो हॉरिजॉन्टल लिगेचर मार्क था। आगे बढ़े, आपको बताएं वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन खवातीन को इंसाफ फराहमी के लिए कोशा। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की खातून की कॉल पर कार्रवाई। बीवी को जहर देकर कत्ल करने की कोशिश करने वाला शोहर गिरफ्तार। डेरा गाजी खान पुलिस ने खातून की जान बचा ली। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में खातून को जहर देने की कॉल मौसूल हुई थी। पुलिस के मुताबिक शोहर ने धोखे से जहर पिलाया था। खातून ने बर्वक्त कार्रवाई पर सेफ सिटी और पुलिस का शुक्रिया अदा किया। अपडेट करते चले आपको, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन खवातीन को इंसाफ फराहमी के लिए कोशा। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की खातून की कॉल पर कार्रवाई। बीवी को जहर देकर कत्ल करने की कोशिश करने वाला शोहर गिरफ्तार। डेरा गाजी खान पुलिस ने खातून की जान बचा ली। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में खातून को जहर देने की कॉल मौसूल हुई थी। शोहर ने धोखे से जहर पिलाया, पुलिस की जानिब से ऐसा कहा गया। खातून ने बर्वक्त कार्रवाई पर सेफ सिटी पुलिस का शुक्रिया अदा किया। बता रहे हैं आपको, बीवी को जहर देकर कत्ल करने की कोशिश करने वाला शोहर गिरफ्तार हो गया। डेरा गाजी खान पुलिस ने खातून की जान बचा ली। मुल्तान में जराइम पेशा अनासिर बेलगाम। न्यू मुल्तान में एक ही आटा सेल पॉइंट पर दूसरी डकैती की वारदात की सीसीटीवी रोही ने हासिल कर ली। मुसल्ला डाकू काउंटर से 6 लाख रुपए लूट कर फरार। वारदात का मुकदमा दर्ज, सीसीटीवी की मदद से तलाश जारी है। जराइम पेशा अनासिर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान में जराइम पेशा अनासिर बेनकाब हो गए। न्यू मुल्तान में एक ही आटा सेल पॉइंट पर दूसरी डकैती की वारदात की सीसीटीवी रोही ने हासिल कर ली है। आप रोही की स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। मुसल्ला डाकू काउंटर से 6 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। वारदात का मुकदमा दर्ज, सीसीटीवी की मदद से तलाश जारी है। अब रुक करेंगे कोहे सुलेमान का। कोहे सुलेमान में रोद कोहियों के पानी से तगयानी। सखी सरवर रोद कोही में चंद घंटों में 32,000 क्यूसेक पानी का रैला गुजरेगा। पीडीएमए की जानिब से ऐसा कहा गया है। सखी सरवर की कुल कैपेसिटी 32,643 क्यूसेक है। तगयानी के पेश नजर इलाका मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। मुतासरा इलाकों में जिलाई इंतजामिया, कमांडेंट बॉर्डर, मिलिट्री, पुलिस और दीगर इदारे हाई अलर्ट। लोगों के इनखला के लिए पेशगी इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। मुतासरीन और माल मवेशियों की महफूज मकामात पर मुंतकिली शुरू कर दी गई है। तमाम मुतल्लिका इदारे हाई अलर्ट और हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहें। मकामी लोगों से राब्ते में हैं। बर वक्त इमदादी कार्रवाइयों से नुकसान से बचाया जा सकता है। मुल्तान में कैंट रेलवे स्टेशन पर आने वाली अप एंड डाउन ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार। ट्रेनों का पहिया जाम रहना मामूल बन गया। ट्रेन लेट होने से मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। मजीद हमें अपडेट करेंगे राना बिलाल। जी बिलाल। जी बिल्कुल, ट्रेनों के शेड्यूल के हवाले से बात करें तो मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर आने वाली अप एंड डाउन ट्रेनें जो हैं वो घंटों ताखीर का शिकार हैं। ट्रेनों का पहिया जैम रहना जो है वो मामूल बन चुका है। ट्रेनों के ताखीर का शिकार होने की वजह से
और ट्रेनों के पहिया जाम रहने की वजह से जो है वो ख़ास तौर पर कैंट रेलवे स्टेशन पर आने वाले मुसाफिरों को जो है वो घंटों इंतज़ार की अजियत का सामना करना पड़ता है और परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। अगर हम ट्रेनों के शेड्यूल के हवाले से बात करते हैं तो शेड्यूल में कराची से पेशावर जाने वाली खैबर मेल जो है वो तकरीबन 2 घंटे ताख़ीर का शिकार है। इसी तरह कराची था रावलपिंडी जाने वाली तेज़गाम जो है वो तकरीबन 1 घंटा ताख़ीर से मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। और दीगर ट्रेनों की बात करते हैं जिसमें कराची था हवेलियाँ जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस जो है वो तकरीबन 4 घंटे ताख़ीर से मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। और ट्रेनों की बात की जाए जिसमें लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस जो है तकरीबन 1.5 घंटा ताअत्तुल का शिकार है। इसी तरह कराची था लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस जो है वो तकरीबन 1 घंटा ताख़ीर से मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। और कराची से मुल्तान आने वाली बहाउद्दीन ज़करी एक्सप्रेस की बात की जाए तो ये अक्सर ट्रेन जो है वो तकरीबन 4 से 5 घंटे ताख़ीर का शिकार होती है, लेकिन आज जो है वो तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद ताख़ीर से मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। ट्रेनों के ताख़ीर का शिकार होने की वजह से जो है वो मुसाफिरों ने आला हुकाम से और ख़ास तौर पर वफाकी वज़ीर रेलवे और डीएस रेलवे मुल्तान डिवीज़न से यह मुतालबा किया है कि एक तो ट्रेनों के शेड्यूल को बेहतर करने की ज़रूरत है और इसके साथ जो है वो ट्रैक को भी बेहतर करने की ज़रूरत है। जो आए रोज़ जो है वो ट्रेनों के हादसात रोनमा होते हैं और मुसाफिरों को जो है वो इंतज़ार की अजियत का भी सामना करना पड़ता है। जो मुसाफिर ख़ास तौर पर ट्रेन पर शौक़ से सफ़र करते थे या एक सस्ती और मियारी सफ़र होता था वो अब मुसाफिरों के लिए जो है वो परेशान कुन बन चुका है। मुसाफिर अब यही मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि लिहाजा ट्रेनों की सूरत हाल को बेहतर करने की ज़रूरत है और रेल को जो है वो पाकिस्तान रेल को जो है वो बेहतर होने की ज़रूरत है ताकि मुसाफिर जो है वो ट्रेनों का स्टेशन का रुख करें और ट्रेनों पर ज़ायद से ज़ायद सप्ताह के रेलवे के रेवेन्यू में भी इजाफा हो। जी बिलाल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।